नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। अंतर्राज्यीय बस सेवा जो है वो कुछ हद तक शुरू हो चुकी है हरियाणा में और कुछ अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे स्थितियां पॉजिटिव होती जाएंगी, सकारात्मक होती जाएंगी, वैसे वैसे स्थिति में और सुधार होता जाएगा। तो परिवहन विभाग को लेकर या इन सब कोविड के बीच, इस तमाम पैंडेमिक के बीच परिवहन विभाग किस तरह से तैयारी कर रहा है, इन तमाम सवालों के साथ और कुछ और जनता के भी सवाल हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके हम सीधे आ पहुंचे हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के पास इस बार। तो मूलचंद शर्मा जी को सबसे पहले एमपीटीसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर, जैसे कि पैंडेमिक का दौर पिछले मतलब जो 1.5 साल का समय हो चुका है, तो जिस तरह का दौर रहा, अब ग्रेजुअली आप चीज़ों को खोल रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले तो ये बताइए कि कितनी हो चुकी हैं और कितना कुछ रहता है जिस पर काम होना बाकी है बस सेवा की अगर हम बात करें तो। 2019 और 20 के बाद जो लॉकडाउन 20-21 में जो शुरुआत हुई जी, और पहले मार्च में शुरुआत हुई थी जी, जी। 19-20 में। जैसे जैसे कोविड आया तो परिवहन व्यवस्था बुरी तरह बंद हो चुकी थी। जी, चाहे प्रदेश की बात करें, दूसरे प्रदेशों की बात करें, बस की सेवाएं बंद रही थी। जी, और सबसे ज़्यादा परिवहन में सबसे ज़्यादा बस में आदमी रहते हैं 40-45 की कोविड की जो सरकार की केंद्र की जो गाइडलाइंस थी उनको देखते हुए हमने बस सेवा बंद करी थी। जी, बिल्कुल। जैसे जैसे कोविड खुला है, जैसे केंद्र की प्रदेश की जो गाइडलाइंस आई है उसके तहत ही हमने बसों की शुरुआत करी है। हरियाणा में शुरुआत करी, उसके बाद दूसरे जो प्रदेश हैं उनकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। जी, जैसे अपने पंजाब की हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो निकटवर्ती जो रहा। हाँ, और पहाड़ी क्षेत्र की बंद थी। और पहाड़ी क्षेत्र की भी शुरुआत हमने अभी करी है। जैसे जैसे बसों के जो रूट हैं, परमिट हैं, जैसे लोगों की डिमांड होगी, डिमांड के हिसाब से हम बसों को बढ़ाते हैं। जी, तो अभी क्या 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही हैं या इसको आगे ठीक करने का मतलब बेहतर करने जो सरकार के केंद्र की गाइडलाइंस जैसे है या उस हिसाब से स्टेट होगा। की है, जी, जो गाइडलाइन उसी पे ही, उसी नियमों के तहत हमारी जी, 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 परिवहन जी, चली। जी, जी। तो अभी क्या सर ये हो रहा है कि जैसे जब मतलब पूरा प्रोटोकॉल जैसे होता है कि टेस्ट करना और उसके बाद बसों पर चढ़ने देना, इस तरह का सब कुछ अभी भी चल रहा है? नहीं, हम तो अपनी गाइडलाइन से पूरे हैं, पर लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी पड़ेगी। एक्चुअली ये नहीं कि परिवहन विभाग अगर जिसको कोविड है, बीमारी है, वो सफर ना करे। सही बात है, खुद को भी हाँ, अवेयरनेस खुद होनी को चाहिए। परिवहन व्यवस्था हमारा है एक स्थान से दूसरा, और लोगों को बताना भाई आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, फेस मास्क रखें, दूरी बना के रखें, और अपना कोई जैसे मान लो सैनिटाइज रहें, और बसों की जब भीड़ वाली बसों से ना बैठे। जी, जी। तो सर ये जो गैप रहा और इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है विभाग को, तो इस घाटे को कैसे पूरा करेगा परिवहन विभाग? क्या कुछ योजना है आपकी? कैसे इसको मैनेज करेंगे आगे? परिवहन कभी प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। जी। जहाँ शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र रहा हो, ये कभी कमाई के लिए नहीं होते। परिवहन गरीब का हवाई जहाज है, जी, जी, बिल्कुल। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है, और हारे का सहारा है, जी, जिस पे कोई व्हीकल नहीं है, जिस पे कोई अपना चलने के लिए जी, वाहन नहीं है, उनको रोडवेज पहुंचाने का काम करती है। जी, और रोडवेज के जो 42 कैटेगरी ऐसी हैं जो सब्सिडी हैं, जिनको 42 कैटेगरी को हमें भी ट्रांसपोर्ट में स्थान मिलता है, तो इन चीज़ों में क्या है कि प्रॉफिट नहीं होता है। जब पूर्व की सरकार रही, हमसे पहले भी सरकार रही, 150-125 करोड़ रुपया हर साल घाटा रहा। जी। ये जो बीच में बात सामने आ रही थी कि बसों का किराया बढ़ाया जा सकता है और उसको लेके तमाम चीज़ें, मतलब विपक्ष भी काफ़ी हावी हो गया था इस बात को लेके कि गरीब की जेब पर एक तो विभाग की तरफ से जिस तरह से मार दी, ऐसा कुछ है क्या आगे? विपक्ष के लोगों पे कोई बात तो है नहीं। नहीं, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो उसका नहीं, वो जवाब तो हमेशा बोलते हैं, जो बोलते हैं सारी बात सत्य तो नहीं है। विपक्ष का तो अपना राजनीति करना है, सारी बात सत्य बोला विपक्ष। नहीं, वो तो आपको तय करना है कि कितनी बात सच। विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए, विपक्ष को मर्यादा में निभानी चाहिए। किराया बढ़ा नहीं, रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि किराया बढ़ाने की बात जो सामने आ रही है नहीं, हमने कोई रखा नहीं, कभी हमने प्रपोजल भी नहीं रखा किराया तो बढ़ा। बिना आपके प्रपोजल ऐसे कोई बात के उन्होंने अपने आप ही ये बात बना ली। हाँ, अपने आप
तो बात नहीं, किराया बढ़ाना नहीं। जब बढ़ेंगे, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, जो आसपास के स्टेट है उसके हिसाब से किराया बढ़ाता है। हरियाणा को अलग से बढ़ाएगा नहीं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और दिल्ली में केजरीवाल है, हरियाणा में बीजेपी है, हिमाचल में बीजेपी, राजस्थान, सब मिलके जो भी होगा सबका किराया लोगों की आम समस्या उसी हिसाब से करेंगे। ठीक ठीक, कोई इरादा नहीं है सरकार का। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया कि बसों का किराया बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात थी जो क्लियर होनी ज़रूरी थी। तो दूसरी एक और बात है, जो निजीकरण करने की जो मतलब विभाग को निजीकरण करने की जो बात सामने आ रही है, विपक्ष उस पर भी हमलावर है आप मतलब सरकार पर, तो उस पर क्या कुछ कहना है? वो कह रहे हैं कि निजीकरण, और सर इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जो रोडवेज़ के कर्मचारी हैं उसको बाकायदा उसको लेके आपको भी पता ही होगा कि रोष प्रदर्शन वगैरह भी किया है उन्होंने काफ़ी। विपक्ष के जो हमारे कर्मचारी हैं और वो हमारे रोडवेज कर्मचारी हैं, उनको बहकाते थे। कौन बहकाता है? विपक्ष जो बहकाता विपक्ष के लोग हैं, कर्मचारियों को बहकाते हैं। हाँ, बसें नहीं आ रही जी, निजीकरण करेंगे जी, इनका तो बस खरीद नहीं रहे। जो मैंने कहा, हमने ये कहा कि हरियाणा में हमने 5000 कर्मचारियों की भर्ती करी। अगर कर्मचारियों को निजीकरण, कर्मचारी क्यों लेते हम? सरकार के कर्मचारी क्यों लेते? लेकिन सर ये बात तो आई थी बीच में ना कि पहले की बात वो क्या है कि कई बार कहते हैं किसी को बहकाना आसान है और सच्चाई पे लाने में समय लगता है। बहका तो किसी को, सत्य उगलवाने में समय लगता है, सत्य निकलने में भी समय लगता है। जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि हमने 5000 कर्मचारियों की, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनकी भर्ती करी, और हमने किलोमीटर बसें भी चलाई। उन पे एक एक हमने अपना कंडक्टर सरकारी दिया, ड्राइवर उनका और कंडक्टर हमारा। वो बसें भी आज चालू हैं। और मैंने कहा 150 बस भी हमने मिनी बस खरीदी थी पिछले साल। बिल्कुल 19 वॉल्वो भी हमने खरीदी थी। कोविड का समय आ गया, वॉल्वो चल नहीं पाई, वॉल्वो तो 1 महीने में नहीं चल पाई, बसें रोकनी पड़ी। तो प्रकृति की मार है, अगर प्रकृति ठीक रहती तो सब कुछ ठीक चलता। और मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो काम किया है रोड के जो कर नहीं सकता। कोविड के समय में जहाँ इतना बड़ा घाटा हो, 19-20 में घाटा, 20-21 में घाटा, और 809 बस हमको उस कोविड के समय में 809 बस दी हैं। ये बसों की संख्या पूरी नहीं चल रही, समय पे तनख्वाह है। और निजीकरण वाला जो मसला है वो पूरी तरह से, निजीकरण कभी इतिहास में सोचा नहीं, कभी करने की इच्छा नहीं, मंशा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, उसके बाद खनन और थोड़ा किसानों का जो मुद्दा है उस पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर विभाग के साथ वो जुड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम किसानों से जुड़े मसलों पर भी बात करेंगे और खनन विभाग जो कार्रवाई कर रहा है आजकल उस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मूलचंद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। हमने परिवहन विभाग पर बात कर ली है। कुछ समय पहले ही खनन जो अवैध खनन हो रहा है उस पर भी आपकी तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और आप एकदम से औचक निरीक्षण पे पहुंचे और आपने काफ़ी वहाँ पे क्लास ली। तो ये सब हमने देखा और कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा कि चलो अवैध खनन का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और जिसको लेकर सरकार हमेशा घिरती रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी ज़रूरी थी जो अब होने लगी है। तो आगे क्या आपने सोचा है, क्योंकि प्रदेश में एक नहीं कई जगह ऐसे हैं जहां पे धड़ल्ले से अवैध खनन अभी भी जारी है, तो क्या आपने सोचा हुआ है इसको लेके? मैं 2 बात आपसे करूँगा। हाँ। कि जो खनन होता है जिसको देखते हैं वो वैध भी है। मान लो माइनिंग है, आज मान लो हमें 1000 करोड़ के आसपास आए, जब खनन करेंगे तभी तो टैक्स आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, खनन एक लिमिटेड मात्रा तक जरूर। हाँ। अगर माइनिंग है तभी टैक्स देंगे, माइनिंग नहीं चलेगी टैक्स नहीं आएगा। और हमने हरियाणा में 2019 और 20 के बाद जब हमारा 705 करोड़ रुपया था, आज हमारा जो इस उसमें रहा हमारा 1035 करोड़ रुपया हमें टैक्स के रूप में मिला। ठीक है, इसी मायने से जो पूर्व की सरकारें जो चला करती थी, इस तरह की बात हुआ करती थी, आरोप प्रत्यारोप में सरकार घिरा करती थी, मंत्री घिरा करते थे। जब मात्र 450 करोड़ था,
250 करोड़ था, 550 करोड़ था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में जो खनन पे जो बैन लगा है, जो खनन पे इतना बड़ा टैक्स मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो की तो ठीक ईमानदारी है, के। बिल्कुल। अगर प्रदेश का मुखिया ठीक है, प्रदेश की साख ठीक है और आदमी का ईमान ठीक है तो टैक्स बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो आपने कहा धड़ल्ले से, हरियाणा में अगर कोई अवैध ई रवाना के बिना कोई गाड़ी निकलती है तो वो शट डाउन हो जाती है। अगर कोई अपने यमुनानगर के कुछ एक इलाकों से ऐसी खबरें आ रही यमुनानगर का कहना यमुनानगर का नहीं है, हम से कोई माइनिंग है, हमने 1 लाख ही रवाना है, मान के चलते हैं 1 लाख ही रवाना उसको वैलिड है। अगर 1 लाख के बाद वो ऊपर जाएगा तो उसका ई रवाना वहीं रुक जाएगा। अच्छा, नहीं कर पाएगा। तो फिर ये जो खबरें आ रही हैं वो ये क्या खबरें क्या होती हैं? हाँ। इन खबरों के बारे में देता हूँ। जी। कई बार क्या होता है कि जो ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं, जो काम है आसपास है, कई बार क्या होता है कि माइनिंग हो रही है, एक राज्य से अपने खेतों को खोदना चालू कर दिया, वो क्या है कि सरकार को चूना लगता है। अच्छा, ओके। वो बिना रॉयल्टी खोल देते हैं। हमारा कहना है हम बिना रॉयल्टी के एक पत्थर नहीं खोदने देंगे, चाहे कोई निजी खोदे, चाहे कि दूसरी प्रॉपर्टी ले खोदे, कि माइनिंग महकमे के जो माइनिंग का इलाका है, जहाँ माइनिंग ऑथराइज है, आप माइनिंग वहीं से करेंगे। आप बिना जो अनऑथराइज्ड इलाकों से कर रहे हैं उसका उसके जो ऊपर क्या उसकी मुस्तैल है, नंबर है, किला नंबर है, कहीं 10 हेक्टेयर की है, 25 हेक्टेयर की है, कहीं 100 हेक्टेयर की है, उस एरिया से जब एरिया से बाहर वो करते हैं, जो लोग करते हैं वो अवैध में माना जाता है। तो उस पे क्या उनके खिलाफ हमने सारे ट्रैक्टर ट्रक बंद करे, जेसी बंद किए, पॉपलैंड बंद करे, ट्रक बंद किए, एनजीटी के अंदर बंद है। एक ट्रक की लगेगा तो 3 लाख देगा, जेसी लगेगी 4 लाख देगा, कहाँ करेगा? एक बार कर लेगा, दूसरे दिन बंद हो जाएगा। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटते हैं। अब थोड़ा सा किसानों पर भी बात हो जाए सर, क्योंकि जिस तरह का माहौल फिर से बन रहा है, बीच में थोड़ा सा शांत हुआ था जो आंदोलन, अब फिर से मुखर हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा खोरी गांव में गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही वहां पे काफ़ी बवाल हो गया, गांव के लोगों पर लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, जिसको लेके भी किसान काफ़ी मुखर हैं। बॉर्डर पर हालात फिर से शांत होने लगे हैं, 25 जुलाई को फिर से वो बड़ा अभियान कर सकते हैं। तो ये अभी आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है? हम अमूमन सभी से पूछते हैं और आपसे भी, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं सरकार के, आपको क्या लग रहा है कि सिचुएशन कहाँ जा रही है आगे? क्योंकि कुछ अभी नरेंद्र तोमर जी का एक तरह से संदेश ही आया है कि रिपीलिंग पर तो बात हो नहीं सकती, बाकी जो बात करनी है कर लीजिए। किसान उस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो इसका हल क्या निकलने वाला है? क्या होगा आगे? इसी तरह से एक दूसरे, मतलब ये कहेंगे कि हम इस पर नहीं बात करेंगे, किसान ये कहेंगे हम उससे नीचे बात नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा? किसान हमारे भाई हैं जी, और हरियाणा पंजाब का किसान अपने आप में मजबूत है। जी बिल्कुल है। रोज कमाता है, रोज खाता, अपने हाथों में भरोसा रखता है। ये धीरे धीरे जब किसान आंदोलन की बात थी, जो शुरुआत हुई थी, और किसानों को इस बात का ज्ञान था कि जो ये तीनों बिलें ये तुम्हारे हित में हैं। आने वाले समय में जो केंद्र की सरकार ने ये बिल बनाए हैं, ये सबसे बड़ा लाभ किसान को मिलने वाला है। ये तो आप बोल ही रहे हैं शुरू से। नहीं, हम तो बोल रहे हैं, मैं आगे बताता हूँ। हाँ जी बोलिए। वो तो क्या है कि हम तो कह रहे हैं जो दूसरे राजनीतिक लोग हैं इसमें एंट्री कर चुके हैं। अभी किसान आंदोलन नहीं रहा, इसका राजनीतिकरण हो गया। ये तो भाजपा बोल रही है या नहीं सरकार बोल रही है? सरोही में कौन से किसान थे? चुड़ूनी का फरीदाबाद गया, क्यों गया भाई? खोरी गांव में जो हुआ, सरोही खोरी गया, क्यों गया? वो गांव के लोगों से मिलने गए थे, क्या? लेकिन उनको घुसने नहीं दिया गया। आप सुनिए, मैं उसका जिले का रहने वाला हूँ। हाँ। मुझे जहर के फरीदाबाद के टप्पे टप्पे की चप्पे चप्पे की पता है। वहाँ गांव था, वहाँ खेत है, कोई फसल खड़ी है, वहाँ कुछ भी नहीं है। सारा शहरी इलाका है, एमसीएफ का, कॉलोनियों का शहर है। हुड्डा का एमसीएफ का चुड़ून क्यों गया? वहाँ फसल पे थी बात थी, कुछ भी नहीं था। नहीं, फसल पे तो बात थी नहीं, वो तो जमीनी नहीं, राजनीति करने क्यों गया? किसान की बात करता। ये सरकार का काम है, न्यायपालिका का काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, प्रशासन अपना काम है,
चुड़ैल अपना काम करिए। क्यों गया? राजनीति की क्या है? राजनीति नहीं है तो क्या है बताइए ना आप खोरी में। जो भी है सर, अब चीज ये है कि वो सरकार जो है वो समझा नहीं पा रही है, और जिसका नतीजा ये है कि आम जनता भुगत रही है सर। नहीं, समझा नहीं पा रहे, इनके पीछे कुछ और है। इनके पीछे इसका मतलब ये है सर कि जो, अगर आपके मुताबिक कि कोई इनको बरगला रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उनको समझा नहीं पा रही है और दूसरा उनको बरगलाया जा रहा है। वही प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं जी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। चलिए, दूसरा कहानी क्या है कि सत्ता की लड़ाई है, ये किसान आंदोलन कोई लड़ाई नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन चाहते। सत्ता परिवर्तन कैसे हो जाएगा? मतलब आपके मुताबिक ये किसान आंदोलन अब नहीं रहा? अब ये किसान नहीं रहा। क्या हो गया अब? आप देखिए ना, कहीं तो किसी को तेल छिड़क के डाल देते हैं। आप देखिए बहादुरगढ़ बॉर्डर पर हुआ, बंगाल की बेटी के साथ क्या हुआ, अपने कितने केस निकल के आ रहे, क्या हो रहा है, काहे का आंदोलन है? आप ये बताइए क्या है? दुनिया नहीं देखती, सबको पता है। इतना पैसा जो खप रहा है, इतने घर में कहाँ से आ रहा है बताइए ना, कौन है इसके पीछे? यही तो बात है सर, जब सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता है या कोई ऐसा कहता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो किसान आगे कहते हैं क्यों हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये क्या बात होती है कहने की कि पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं किसान का बेटा हूँ जी, मेरे दादा, मेरे परदादा, हम 5 भाई हैं जी, हमें किसान की मर्यादा की पता है। मैं ठीक है मंत्री बन गया, संगठन ने बना दिया, मुझे जिम्मेदारी दे दी, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान की मर्यादा समझता हूँ। कोई ये नहीं है कि मेरा कोई मूलचंद शर्मा 5 साल बना, मुझे 33 साल आने में लग गए यहाँ तक। जी, सब समझता हूँ बातों को। पर मैं कहता हूँ जो आपने सुरई खोरी की बात करी फरीदाबाद की, वहाँ सुरई पहाड़ पे जो अरावली पे है, जी, उसी का मुद्दा था, उसी का मुद्दा था। क्या था वहाँ अरावली, बताओ ना। चुड़नी का मतलब क्या था, आप ये बताइए, आप वहाँ क्या था? चढ़ूने के मुताबिक ये है कि वो चूंकि सरकार गांव वालों को परेशान कर रही है तो वो मिलने जा रहे थे। वो घाम भी नहीं था। आप चुड़नी हम नहीं कर रहे, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल। है, उसकी पालना हमको करनी है, प्रशासन को करनी है। चुड़नी का मतलब क्या? न्यायपालिका के खिलाफ चल दिए, शहर में चल दिए, क्या मतलब है? तो आगे इसका आपने क्या सोचा है? ये कब तक ऐसा चलेगा? और मतलब कुछ तो आप लोगों ने सोचा जो होगा। तो नरेंद्र तोमर जी ने कहा ठीक करा है, जो कह रहे हैं केंद्र का नेतृत्व कह तो रहा है, भाई 3 नहीं होंगे, बात करो, ये वापस नहीं होंगे। वापस नहीं होंगे। हाँ, और किसान भी कह चुके हैं कि फिर हम तो चलते नहीं। ठीक है, लोग समझ रहे हैं, पूरा भारत समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं, जो लोग कहते हैं सब समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग, देश के लोग जो हैं, सब ठीक हो जाएगा। 80 किसान तो काम में लग गया। अच्छा। अपनी फसल पे, धान की पे, बिजाई पे, उस पर लग गया। ठीक है, सब काम पे लग रहे हैं। यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। मतलब आपके कहने का मुताबिक ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किसान नहीं है। ये सब आपको पता है, धीरे धीरे सारा प्रदेश में हर लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है, सब कुछ पर्दे के पीछे क्या है, जी, सब क्लियर हो जाएगा, एक दिन सब हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्थितियां सुधरें और प्रदेश में थोड़ी सी शांति बहाल हो, जो अस्थिरता है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा। तमाम मुद्दों पर हमारे कहीं ना कहीं जो डाउट्स भी थे वो भी उन्होंने बड़े बिंदास तरीके से क्लियर किए हैं, और किसानी जो मुद्दा है उसको भी हमने मूलचंद जी के सामने उठाया और उन्होंने अपना पक्ष रखा। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।